A very good morning to all of you. Today we are going to continue our next topic of sterile dosage form, that is TPN. So TPN is also called as total parenteral nutrition. Why is called TPN? So the intravenous administration of calories, nitrogen and other nutrients in sufficient quantity to produce tissues synthesis and anabolism is called TPN or parenteral hyperlimitation. So it means टिश्यूज़ को सिंथेसिस करने के लिए, टिश्यूज़ को सिंथेसिस प्रोड्यूस करने के लिए और एनाबोलिज्म प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हमको, क्वांटिटी के अंदर हमको कैलोरीज, नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हमको रिक्वायर्ड होती है टिश्यूज़ को सिंथेसिस प्रोड्यूस करने के लिए और एनाबोलिज्म के लिए. सो हम इसको इंट्रावेनसली हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं कि जो हमारा टिश्यूज़ है वो सिंथेसिस प्रोड्यूस करे और एनाबोलिज्म करे. सो एनाबोलिज्म हमको पता है, ओके. एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म हमको अच्छे से पता है कि मीन्स ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बॉडी जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करती है, बॉडी यूटिलाइज करती है, एनर्जी को रिलीज करती है बाय द कैटाबोलिज्म, ओके. जो कि कैटाबोलिज्म के थ्रू सिंथेसाइज होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसको हमारी बॉडी एज अ एनर्जी के फॉर्म में इसको एज अ यूटिलाइज करती है, ओके. सो इट्स कॉल्ड एज एनाबोलिज्म. सो टीपीएन हमको पता चल गया कि क्या होता है, जिसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन या फिर पेरेंटल हाइपर लिमिटेशन भी हम इसको हाइपर लिमिटेशन भी हम इसको कहते हैं. द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन इन टीपीएन फ्लूइड इज आइदर प्रोटीन हाइड्रोलिसेट और क्रिस्टलिन अमाइनो एसिड. सो जो टीपीएन फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड होता है, ओके, जिसको हम इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, ओके. सो उसके अंदर या फिर उसका जो सोर्स होता है, ओके, नाइट्रोजन का टीपीएन फ्लूइड के अंदर, तो या तो फिर वो प्रोटीन से बनते हैं, मीन्स प्रोटीन का हाइड्रोलिसेट्स होता है, या फिर जो क्रिस्टलिन अमाइनो एसिड से उससे उसका वो सोर्स होता है, उससे वो मिलते हैं, ओके. द क्रिस्टलिन अमाइनो एसिड इंजेक्शंस आर वेरी कॉस्टली इन कंपेरिजन टू प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स इंजेक्शन. सो जो नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है, दो सोर्स होते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स और एक क्रिस्टल अमाइनो एसिड. ये टीपीएन फ्लूइड के अंदर हम टीपीएन के अंदर एज नाइट्रोजन सोर्सेज होते हैं. सो जो क्रिस्टलिन अमाइनो एसिड के जो इंजेक्शंस होते हैं, ओके, ये बहुत कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स इंजेक्शन की, ओके. दोनों जो क्रिस्टलिन है वो एज कम्पेयर टू प्रोटीन हाइड्रोलिसेट से महंगा होता है, ओके, कॉस्टली होता है. The amino acids are most accessible source of nitrogen and are required for protein formation because of the whole protein are not accepted by the patients. So जो अमाइनो एसिड जो होता है वो ज़्यादा एक्सेसिबल प्रोटीन होता है, सोर्स होता है नाइट्रोजन का, और ये रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन फॉर्मेशंस के लिए, क्योंकि जो बिकॉज whole protein are not accepted by the patient. तो जो प्रोटीन है वो पेशेंट एक्स को पूरे प्रोटीन को पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता, ओके. सो इसलिए जो अमाइनो एसिड होता है वो एज कम्पेयर टू प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स के ज़्यादा अच्छा होता है. लिपिड एमल्शन ऑफ द essential fatty acid such as linoleic acid is generally given at the interval of 2 or 3 days. बट जो लिपिड इमल्शंस होते हैं इस फैटी एसिड्स के, ओके, जैसे कि उसके अंदर लिनोलिक एसिड होता है, ओके, वो नियर अबाउट 2 to 3 डेज के इंटरवल में उसको हम इंटरवलसली उसको एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स को, ओके. द वाटर सोल्यूबल एज वेल एज फैट सोल्यूबल विटामिन में बी एडेड. सो इसके अंदर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन भी इसके अंदर हम एडिट करते हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन कॉन्सेंट्रेट. विटामिन इन्फ्यूजन की फॉर्म में हम उसको यूजुअली ऐड करते हैं टीपीएन सॉल्यूशंस के अंदर.
Then the normal calories required for an adult is approximately 2500 per day, which can be supplied by injecting dextrose 25%. सो जो नॉर्मल कैलोरीज अडल्ट ह्यूमन्स के लिए जो रिक्वायर्ड होती है अप्रोक्सीमेटली 2500 पर डे वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि हम उसको 25% डेक्सट्रोस इंजेक्शन के थ्रू हम उसको सप्लाई करते हैं. ओके, जनरली टीपीएन सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड, लिपिड, इमल्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन्स विथ ट्रेस एलिमेंट. सो मीन्स आमतौर पे जो टीपीएन सोल्यूशन होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सोल्यूशन जो होते हैं वो जिसके अंदर मीन्स अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर होता है, लिपिड का मिक्सचर होता है, लिपिड इमल्शंस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और मल्टीविटामिन्स वगैरह का, विटामिन्स वगैरह का. ओके, और उसके अंदर बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स टीपीएन सॉल्यूशंस के अंदर होते हैं. ओके, सो दीज सॉल्यूशंस आर एडमिनिस्टर्ड स्लोली थ्रू अ पेरिफेरल वेन. सो ये सब जो सॉल्यूशंस होते हैं टीपीएन सॉल्यूशन, इसको हम पेरिफेरल वेन्स के थ्रू हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, वेयर इट इज डाइल्यूटेड बाय द लार्ज वॉल्यूम of blood available, so as to minimize the risk of tissue or cell damage due to hypertonicity of the solution. So इसको मीन्स इसको डाइल्यूट भी करके हम उसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं, या पेरिफेरल वेन्स के थ्रू हम उसको डाइल्यूट करके भी उसको एडमिनिस्टर करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड के साथ. वो इसलिए कि मीन्स वो जो भी रिस्क होता है मीन्स टिश्यू और सेल को डैमेज करने के लिए, डैमेज का मीन्स उसकी वजह से मीन्स टिश्यू और हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो डैमेज भी हो सकती है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड या फिर उसको डाइल्यूट करके हमको एडमिनिस्टर करना पड़ता है. ओके, ड्यू टू द हाइपरटोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स वो सॉल्यूशंस की हाइपरटोनिसिटी होने की वजह से उसको लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड के अंदर या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस आईवी वगैरह के अंदर उसको एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर. ओके, देन नेक्स्ट आता है डायलिसिस फ्लूइड. सो व्हाट इज डायलिसिस? सो डायलिसिस हमको पता है कि डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं या फिर सॉल्यूट को रिमूव करते हैं एंड टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं हमारे ब्लड से. ओके, वो क्यों कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो किडनी है वो नॉर्मली मीन्स अनफंक्शनल होने की वजह से वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती या फिर उसको प्यूरिफाई कर नहीं पाती. ओके, तो इसलिए हम उस पेशेंट्स का डायलिसिस करते हैं. ओके, मीन्स उसकी जो ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, टॉक्सिन्स मटेरियल्स है, टॉक्सिन्स सब्सटेंस है, सॉल्यूट्स है, उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए. ओके, सो डायलिसिस मीन्स एक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर मीन्स हम जो ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं हम बाय यूजिंग मशीन्स के थ्रू. ओके, बिकॉज जो किडनी है वो नेचुरली मीन्स फंक्शनली अनफंक्शनल हो जाती है. ओके, मीन्स वो उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं करती है. ओके, ब्लड को प्यूरिफाई करने का, उसको फिल्टर करने का, तो इसलिए हम उस पेशेंट्स का डायलिसिस करते हैं. ओके, देन आते हैं डायलिसिस फ्लूइड. सो डायलिसिस फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि हम डायलिसिस करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड. ओके, सो in case of the renal failure, transplantation of the kidney or certain cases of the poisoning, dialysis is needed to save the patients. So बहुत सारे केसेस के अंदर जैसे कि किडनी का अगर ट्रांसप्लांट कराना है हमको तब, देन फिर अगर रीनल फेल्योर हो चुका है, ओके, या फिर किसी भी तरह का पॉइजनिंग हो चुका है किडनी हमारी बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे मीन्स बहुत सारे मीन्स जो टॉक्सिन्स मटेरियल्स है उसको हमारे ब्लड से रिमूव करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम डायलिसिस का यूज करते हैं. ओके, जिसकी वजह से मीन्स जो पेशेंट्स होता है उसकी मीन्स जान बच सके. सो इन द केस ऑफ renal failure it become necessary to remove the waste product and maintain electrolyte balance. तो बहुत सारे केसेस के अंदर जैसे कि रीनल फेल्योर केस के अंदर जो डायलिसिस जो होता है वो
ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि वहाँ से मीन्स उसकी किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो। ओके, रिमूव करने के लिए फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमको डायलिसिस करना ज़रूरी होता है। ओके, दिस कैन बी डन बाय हीमो डायलिसिस और इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये सब किससे होता है, मीन्स जो डायलिसिस हम करते हैं वो हीमोडायलिसिस भी होता है। ओके, और इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस, ओके, उससे भी हम जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करते, उसको प्यूरिफाई करते हैं वाया मशीन। सो डायलिसिस मीन्स टू मेथड के थ्रू होता है। एक होता है हेमोडायलिसिस और सेकंड होता है इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। सो फर्स्ट जो आता है हेमोडायलिसिस मीन्स हीम मीन्स ब्लड एंड डायलिसिस, ओके, रिमूव टॉक्सिन्स वाया मशीन्स। ओके, सो जो हीमोडायलिसिस होता है इज डन टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। सो इस हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि हमको ब्लड से जो टॉक्सिन्स मटेरियल्स होते हैं, ओके, उसको रिमूव करना होता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। सो इन हीमोडायलिसिस द ब्लड फ्रॉम आर्टरी इज पास्ड थ्रू एन आर्टिफिशियल डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है वो आर्टरी से पास होते हुए मीन्स जो आर्टिफिशियल डायलिसिस मेम्ब्रेन होती है उसके मीन्स आर्टरी के थ्रू वो पास होता है। ओके, आर्टिफिशियल डायलिसिस मेम्ब्रेन के पास। ओके, देन बाथ इन द डायलिसिस फ्लूइड, देन फिर वो डायलिसिस फ्लूइड से होते हुए द डायलिसिंग मेम्ब्रेन इज परमेबल टू यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेक्सट्रोज एंड नॉट टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन होती है, ओके, वो परमेबल होती है मीन्स यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेक्सट्रोज को, बट जो प्लाज्मा जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन और लिपिड्स, ओके, वो परमेबल नहीं होते डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर। सो यूरिया विच इज एक्सेस इन ब्लड। सो अगर ब्लड के अंदर यूरिया है और यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है तो वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है ब्लड के अंदर, तो डायरेक्टली वो पास होता है, पास आउट इन डायलिसिस फ्लूइड। तो डायरेक्टली डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वो डायरेक्टली पास होता है। ओके, आफ्टर द डायलिसिस द ब्लड इज रिटर्न बैक टू द बॉडी सर्कुलेशन थ्रू अ वेन। तो जो भी मीन्स जो ब्लड होता है, ओके, वो डायलिसिस होने के बाद मीन्स प्यूरिफाई और फिल्टर होने के बाद टॉक्सिन मटेरियल्स रिमूव होने के बाद डायरेक्टली वो बॉडी सर्कुलेशन में वो वेन के थ्रू वो डायरेक्टली रिटर्न बॉडी के अंदर चला जाता है। किडनी यूनिट में रिक्वायर्ड मोर देन 1200 लीटर ऑफ सोल्यूशन इन अ वीक। सो एक हफ्ते के अंदर मीन्स एक वीक के अंदर मीन्स जो भी सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, ओके, किडनी को, वो कितना होता है 1200 सॉल्यूशन एक वीक के अंदर लगता है। सो हीमोडायलिसिस फ्लूइड इज प्रिपेयर्ड in concentrated form which can be diluted with deionized water or distilled water before its use। सो जो हीमोडायलिसिस फ्लूइड होता है उसको डायरेक्टली मीन्स कॉन्सनट्रेटेड उसको प्रिपेयर करते हैं हम कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म विच कैन बी डाइल्यूटेड विथ डीआयोनाइज्ड वाटर और डिस्टिल वाटर। सो जिसको हम डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं या फिर डिस्टिल वाटर के साथ हम उसको डाइल्यूट करते हैं यूज़ करने से पहले। सो ये था सिंपली हीमोडायलिसिस जिसके अंदर हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ओके, मीन्स टॉक्सिन मटेरियल वहाँ से रिमूव करते हैं ब्लड से मशीन के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, सो इन दिस मेथड द पेरिटोनियल कैविटी इज इरिगेटेड विद द डायलिसिस सॉल्यूशन एंड द पेरिटोनियम एक्ट एज द semi-permeable membrane, thereby the toxic substance normally excreted by kidney are removed। सो जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, ओके, जो किडनी होती है उसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको नॉर्मली वो एक्सक्रीट करते, तो हम पेरिटोनियल जो कैविटी से डायरेक्टली उसको रिमूव करते हैं। ओके, so in that peritoneal dialysis fluid should be sterile and free from pyrogen। तो
इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड कैसे होना चाहिए, मीन्स वो स्टेराइल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम पैराजन्स होना चाहिए, ओके, जिसको हम इंट्रापेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस करने के लिए वहाँ से फ्री जो भी मीन्स ये टॉक्सिन मटेरियल से, ओके, उसको हम वहाँ से रिमूव करने के लिए हम इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड का यूज़ करते हैं इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस के लिए। द नेक्स्ट आता है फिर आपका स्टेरिलिटी टेस्ट, ओके। सो आफ्टर स्टेरिलाइजेशन द टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग whether or not the particular lot of material is sterile. Test for sterility is intended for detecting the presence of the viable form of bacteria, fungi, yeast in substance. Preparation of articles which are required to be sterile as per pharmacopoeia. So sterility test हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा प्रिपरेशंस है, मीन्स जो भी मीन्स पैरेंटल प्रिपरेशन है या फिर स्टेराइल डोसेज फॉर्म है, वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो, फ्री फ्रॉम फंगा, फ्री फ्रॉम यीस्ट हो, ओके, मीन्स हमारे किसी सब्सटेंस के अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरिया, फंगा या यीस्ट प्रेजेंस ना हो, तो उसको रिमूव करने के, उससे मीन्स प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं, ओके, एज पर फार्माकोपिया। सो जो भी मीन्स टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस को फ्री फ्रॉम कंटामिनेशंस, फिर उसके बाद स्टेरिलाइजेशंस के लिए, फिर पैरोजेंस से फ्री करने के लिए उसको, जैसे कि स्टेरिलिटी टेस्ट, पैरोजन टेस्ट, ओके। सो ये सब मीन्स आपने जो आपका HCP है, ओके, उसके अंदर आपने थ्योरी और दोनों प्रैक्टिकल्स के अंदर आपने इसको बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ओके। सो हमको यहाँ पर मीन्स इतना डीपली इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट आता है फिर आपका पैरोजन टेस्ट। तो पैरोजन टेस्ट हम किस लिए करते हैं कि हम जो भी मीन्स प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ पैरोजेंस मीन्स जो भी मीन्स हमारे एक्वस पैरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर होता है, उसको चेक करने के लिए हम पैरोजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हम इसके अंदर रैबिट का यूज़ करते हैं, इंट्रावेनसली उसको इंजेक्शन देते हैं और उसके बॉडी टेम्परेचर को हम एग्जामाइन करते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ओके। सो उससे हमको पता चलता है कि जो भी मीन्स उसके अंदर जो भी पायरोजेंस है वो प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है, ओके। सो अगर उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसके अंदर पायरोजन प्रेजेंट है, ओके, और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, ओके, नॉर्मल रहा, तो उसके अंदर जो पायरोजन है वो एब्सेंट है। सो हमको पता है कि पायरोजन क्या होता है। तो पायरोजन मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का मीन्स एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, ओके, जो कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है, ओके। सो सिंपल है मीन्स स्टेरिलिटी टेस्ट और पायरोजन टेस्ट, ओके। सो आपने इसको बहुत अच्छे से HCP के अंदर पढ़ लिया है, ओके, अगेन एंड अगेन आपने उसको प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया है, ओके। सो हम इसलिए यहाँ पर मीन्स इसको इंटर डीपली हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेराइल डोसेज फॉर्म है वो एंड हुआ, ओके।